I'm sorry. I'm sorry. स्टूडियो की दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन पर पेंट की जगह खून सना हुआ हो। स्टूडियो के ठीक बीचों बीच बैठी नियति अपने माइक के सामने बैठे रो रही थी और बार बार माफी मांगते हुए अपने हाथ पर रखे वोकल कॉर्ड्स को अपने दांतों से चबा रही थी। नियति के चारों तरफ जमीन पर लाशें ही लाशें थी, पर उन सारी लाशों का सर आधा कटा हुआ था और उनके वोकल कॉर्ड्स नियति के मुट्ठी में बंद थे। उसकी बिल्लियां जमीन पर पड़े कटे हुए सरों को नोच नोच कर खा रही थी और उसमें से एक चलते हुए नियति के पास जाकर उसके हाथ में रखे वोकल कॉर्ड्स को खाने लगी। पर नियति के स्टूडियो में उसकी बिल्लियों के अलावा और भी कोई था। माइक के चारों तरफ कुछ और लोग बैठे हुए थे जो बार बार नियति से एक ही बात कह रहे थे, Start the show, नियति। Start the show. Start the show, नियति। Start the show, नियति। Start the show, नियति। Start the show, नियति। I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. पर अजीब बात तो ये थी कि जो लोग नियति से ये सारी बातें कह रहे थे उनकी आवाजें तो स्टूडियो में गूंज रही थी, पर उनका सर जमीन पर गिरा था। नियति बस अपने सामने रखे माइक को देखते हुए वोकल कॉर्ड्स को चबाए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। उसने रोते हुए किसी तरह रिकॉर्ड करने के लिए माइक में बोलना शुरू किया, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। कई कोशिशों के बाद भी नियति की आवाज पूरी तरह से जैसे बंद हो गई थी। पर तभी नियति को एहसास हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसके बाल खींचे हो और उसके कान में कहा, Start the show, नियति। Start the show. Start the show, नियति। नियति को ऐसा लगा जैसे एक हाथ उसकी गर्दन की तरफ चाकू लेकर बढ़ रहा था और धीरे धीरे उसने नियति की गर्दन को रेतना शुरू किया। नियति के माइक के ठीक पीछे एक आईना रखा था। उसने जब आईने पर अपना अक्स देखा तो ठीक उसे अपने पीछे एक आदमी का कटा हुआ सर नजर आ रहा था। नियति के गले से लगातार खून बह रहा था और उसके कान में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, Start the show, नियति। Start the show. Start the show, नियति। मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा। तुम्हें करना होगा, नियति। Start the show. नियति ने रोते हुए अपने हाथ की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। आईने में उसे राक्षस जैसे किसी इंसान का चेहरा, उसका आधा कटा हुआ सर तो दिखाई दे रहा था, पर हैरानी की बात तो ये थी कि वहां नियति की गर्दन को जो रेत रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद नियति के ही हाथ थे। ध्रुव ने जब आंखें खोली तो उसके कमरे में बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन ठीक ध्रुव के साथ वाले बिस्तर पर जहां प्रसाद सोया करता था वहां कोई और थी।
ध्रुव ने जब बिस्तर की तरफ देखा तो वहां एक औरत सोई हुई थी, पर उसके हाथ में ध्रुव ने जब ध्यान से देखा तो उस औरत के हाथ में एक कटा हुआ सर था जिसे वो अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। ये क्या कर रही है बे? मैंने कहा था ना, अगर कनिष्क मेरे पास नहीं आया तो फिर से किसी की जान जाएगी। नियति ने उस कटे हुए सर के होठों को अपने दांतों से काटा। नियति ने मुस्कुराते हुए उस कटे हुए सर को ध्रुव की तरफ मोड़ा। कमरे की हल्की रोशनी में जैसे ही ध्रुव ने वो चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो कटा हुआ सर किसी और का नहीं बल्कि खुद ध्रुव का था। तुझे क्या लगता है तू मुझसे भाग सकता है? नियति ने अपना हाथ आगे किया और ध्रुव भागते भागते अपनी जगह पर ही रुक गया। उसके पैर जैसे किसी ने नीचे से जकड़ रखे थे। ध्रुव हिल तक नहीं पा रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, ध्रुव के ठीक सामने नियति आई। नियति के हाथों में कैंची थी। उसने ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तेरी बारी है। नियति ने कैंची अपने हाथ में ली और सीधा ध्रुव की गर्दन पर भोंक दी। अबे साले, अब कौन सी भूतनी देख ली है नींद में? साला अब तो आंखें खोल के रखे या बंद करके, चारों तरफ आत्मा ही आत्माएं दिखाई दे रही है। चलो लावण्य जी बुलाइए, हमारी सौतन नंबर 2 की आंखें खुल गई है। अरे हमारी लवू जी, अरे सुबह सुबह आपको देख लिए और हमको जिंदगी में अब क्या चाहिए बताइए। बस आपके कोमल कोमल हाथों से आप चाय पिला दीजिए। घर के जमाई आए हैं आज। ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं तुम्हारे। खैर, ईशा ने कुछ देखा सपने में और शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। ध्रुव और प्रसाद कमरे के अंदर आए तो उनकी नजर बेड पर बैठी हुई ईशा पर पड़ी। दोनों ने शायद पहली बार ईशा का चेहरा अच्छे से देखा होगा। अब साला समझ में आ रहा है हसीना जी काहे इतना पागल है इनके पीछे। ये तो सच में स्वर्ग से उतरी अप्सरा को कंपटीशन दे रही है बे। अबे साले, हसीना जी की आत्मा ने सुन लिया ना तो तुमको दिन में नर्क और स्वर्ग दोनों दिखा देगी। ईशा, आर यू ओके? तुम बताओ तुमने क्या सपना देखा था? सपना? इसे सपने में नियति दिखाई दी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम ये भूल रहे हो कि हसीना और ईशा दोनों 1978 से हैं और अपेरेंटली नियति भी इन्हीं के टाइमलाइन में थी। हमारे कॉलेज के शुरू होने से पहले एक रेडियो स्टेशन हुआ करता था देहरादून में। वो नया नया बना था। नियति के शोज काफी फेमस थे क्योंकि वो अलग अलग आवाजों में हॉरर शोज बनाती थी। पर उसने बहुत ही ग्रूसम मर्डर्स किए थे। साला थ्रीसम तो सुने थे, ये कौन सा नया सम आ गया है जो हमको नहीं पता? अबे साले, ग्रूसम होता है वो। तुमको याद है वो सीरियल किलर कॉलेज में सबको कैसे मार रहे थे? अतड़िया, आंखें सब निकाल रहे थे ना, उसको ग्रूसम कहते हैं। द पॉइंट इज कि मुझे डर है कि नियति मुझे मार देगी, क्योंकि मुझे पता है कनिष्क कहाँ है। What? आपको कैसे पता? क्योंकि जिस स्टूडियो में नियति रिकॉर्ड करती थी वो मेरे पेरेंट्स का ही स्टूडियो था और मुझे पता है कि कनिष्क यहाँ कहाँ हो सकता है। पर अगर मेरी वजह से नियति को पता चल गया तो नियति उसे जान से मार देगी। देखिए, आप डरिए मत और हमें ये बताइए कि ये कनिष्क को कहाँ ढूंढ सकते हैं। अंधेरे कमरे में बिल्लियों की आवाज से अचानक से कनिष्क की आंखें खुली। उसके आसपास 5-6 बिल्लियां लेटी हुई थीं, जिसमें से एक काली बिल्ली की चमकती हुई आंखें
उसे घूर कर देख रही थी। पर हैरानी की बात तो ये थी कि माचिस के डब्बे जैसे इस कमरे में कनिष्क के अलावा सिर्फ वो बिल्लियां ही थी। कनिष्क को अचानक से अपनी छाती पर किसी बिल्ली के पंजों का एहसास हुआ। वो बिल्ली कनिष्क की छाती को नोचने लगी थी। कनिष्क ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर धीरे धीरे उसे अपनी छाती पर बढ़ता हुआ वजन महसूस हुआ। अंधेरे में कनिष्क को बस उसकी जलती हुई आंखें ही सिर्फ दिखाई दे रही थी। वो आंखें कनिष्क ने पहले भी देखी थी। उन डरावनी आंखों को कनिष्क भूल भी नहीं सकता था। क्या हुआ कनिष्क? तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? नियति की आवाज से कनिष्क के कान खड़े हो गए थे। उसने बिस्तर से उठने की कोशिश तो की, पर उसके छाती पर वो भारीपन बढ़ता जा रहा था, जैसे उसकी छाती पर बैठी नियति किसी भी वक्त उसके फेफड़े और शरीर को तोड़ देगी। कनिष्क की सांसें अटक रही थी। उसने किसी तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर नियति की आवाज जैसे अभी भी उसके कानों में पड़ रही थी। क्या हुआ कनिष्क? तुम मुझसे बात नहीं करोगे? मुझसे इतना दूर क्यों हो कनिष्क? बोलो। कनिष्क ने खुद को किसी तरह शांत किया। दरवाजे पर जो कोई भी था, उसने जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की। कनिष्क ने जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर कुछ 18 से 21 साल के बीच के बच्चे खड़े थे और उनमें से सबसे आगे खड़ा था ध्रुव। हाँ भाई, क्या काम है तुम्हें? वो सर, आप पुराने स्टूडियो में काम करते थे ना? हाँ, क्यों? हाँ, आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, नियति के बारे में। नियति का नाम सुनते ही कनिष्क के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। बाहर अचानक आसमान का रंग पूरी तरह से काला पड़ गया था, जैसे चारों तरफ रात की काली छाया फैल गई हो। चले जाओ यहाँ से। उस लड़की से मेरा कोई वास्ता नहीं है। चले जाओ यहाँ से। अरे चिच्चा, अरे सुन तो लो नियति जी के बारे में। उसका नाम भी मत लो। जाओ यहाँ से, जाओ। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। प्लीज। अरे यार, ये तो बात ही नहीं करना चाहते। अब क्या करें?